गुड इवनिंग, वेलकम है सभी का, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारा जो है वो आपका ज्योमेट्री का पोर्शन मतलब एडवांस मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक, और एडवांस मैथ्स की बात करूं तो एडवांस मैथ्स यानी उच्च गणित बोलते हैं इसको हिंदी में। ये आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए, खासकर एएलपी एनटीपीसी है ना, इनके लिए ग्रुप डी, तो इसमें आपको एडवांस मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, और जो बाकी के जैसे एग्जाम्स होते हैं एमटीएस वगैरह में एडवांस मैथ्स नहीं पूछता है। ठीक है, तो रेलवे के एग्जाम्स में आपका एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं। बाकी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसमें भी आपका एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो बेसिकली मैथ्स के दो पार्ट हैं, एक तो अर्थमेटिक और एक एडवांस। तो अर्थमेटिक का पोर्शन अभी फिनिश हो गया है। ठीक, अब हम किसका पोर्शन पढ़ेंगे? एडवांस मैथ्स का। दोस्तों बेसिकली यहां पर सबसे पहले मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं दोस्तों पहला चैप्टर एडवांस मैथ का, ज्योमेट्री, ज्यामिति। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को हिंदी में? ज्यामिति। बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। जिसको भी एडवांस मैथ्स हार्ड लगती है, मुझे लगता है मेरे इन लेक्चर्स के बाद में आपको बिल्कुल भी हार्ड वो नहीं लगेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो सबसे पहले हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे आज ज्योमेट्री के, है ना। क्या होती है ज्यामिति, क्या होती है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म्स हैं उन पर डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे व्हाट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ये है क्या, है ना, बोलते कैसे हैं ज्यामिति। तो ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, शेप, पोजीशन, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ थिंग्स। यानी ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो चीजों के आकार, स्थिति, कोण और आयामों का अध्ययन कराती है। ठीक है, फ्लैट शेप्स लाइक स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल्स आर अ पार्ट ऑफ फ्लैट ज्योमेट्री। चौकोर, वृत्त मतलब चतुर्भुज, वृत्त और त्रिकोण जैसी सपाट आकृतियां समतल ज्यामिति का एक हिस्सा हैं और इन्हें 2D कहा जाता है। तो बेसिकली यहां पर आपने पढ़ा होगा 2D, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये होता क्या है? तो बेसिकली 2D 3D क्या है? तो 2D क्या होता है? फ्लैट शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल्स, सर्कल्स। मैंने आपको जैसे बताया भी था एरिया में, इससे पहले टाइटल में अलजेब्रा है। एक सेकेंड रुकोगे आप यहां पर? कोई बात नहीं, एक मिनट कमेंट्स दिखा दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इसको हम ठीक करवा देंगे, है ना। ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं पहले, अलजेब्रा भी पढ़नी होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी होगी, तो इन सब चीजों को पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक, तो इसको ठीक करा देंगे अभी क्लास के बाद में। तो मेरे भाई यहां पर फ्लैट शेप्स लाइक स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल्स अ पार्ट ऑफ फ्लैट ज्योमेट्री, और ये क्या कहलाता है? आपका 2D कहलाता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। ठीक है मेरे भाई, दीज शेप्स हैव ओनली 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड विड्थ। इन आकृतियों के केवल 2 आयाम है, लंबाई और चौड़ाई। तो बेसिकली जैसे ये आपका जिनके 2 आयाम होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं, लाइक लेंथ भी होती है जिसकी विड्थ भी होती है, उसको क्या कहते हैं? 2D शेप कहते हैं। ऐसी आपकी ज्योमेट्री में आपकी टोटल 4 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं? 4 मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार।
सभी का वेलकम है। तो आपका शून्य मतलब एक होता है आपका शून्य आयाम, जीरो डायमेंशन जिसे कहते हैं। जीरो डायमेंशंस का एक एग्जाम्पल अगर कोई बता सकता है तो बताए। वन डायमेंशंस एक बीमीय, एक आयामी, टू डायमेंशन द्विबीमीय, है ना हिंदी में। थ्री डायमेंशंस थ्री डी, त्रिबीमीय यानी तीन आयामी। तो जैसे कि आपने टू डायमेंशंस के एग्जाम्पल पढ़े अभी पीछे कि आपका जो आपका वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोई भी आपका स्क्वायर हो गया, ये तो मैंने अभी आपको बताए, ठीक। कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये आपका द्विबीमीय क्योंकि इनकी लंबाई होती है और इनकी चौड़ाई होती है, ठीक। वन डायमेंशन का एग्जांपल हाँ बिल्कुल, पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है अच्छे से। पॉइंट क्या है? एक जीरो डायमेंशन शेप है, इसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ठीक, बिल्कुल। और वन डायमेंशन का एग्जांपल जैसे लाइन हो गया, रे हो गया, सेगमेंट हो गया, ये सब क्या है? वन डायमेंशन है, मतलब रेखा हो गई, किरण हो गई, आपका सेगमेंट आएगा, रेखा खंड आएगा, तो ये सब क्या है? वन डायमेंशन। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशंस की एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे थ्री डायमेंशंस के एग्जांपल अगर पढ़ें तो आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, यह भी आपने एक एग्जांपल दिया यहां पर, है ना। आपका स्फीयर हो गया, और आपका सिलेंडर हो गया, ये सब क्या है? 3D है, 3D, तीन डायमेंशंस। तो दोस्तों ज्योमेट्री में बेसिकली आपकी चार डायमेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है? बिंदु वह है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। पॉइंट is what a point is that which has neither length nor breadth और nor thickness। तो पॉइंट को बेसिकली ये क्या है? एक पॉइंट है, ठीक। ये क्या है? एक पॉइंट है, ना इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ठीक है, ना इसकी मोटाई है, तो ये क्या है? एक पॉइंट है। इसी तरीके से मेरे भाई लाइन किसे बोलते हैं? ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बड़ी होती है। अ स्ट्रेट लाइन विच एक्सटेंड टू इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑन द बोथ साइड्स। जैसे लाइन को कैसे हम लोग, अगर लाइन का फिगर बनाए हम, तो लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी क्या है? लाइन है। तो मेरे भाई ये आपकी क्या है? लाइन है। मतलब इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, लाइन का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, मतलब नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ध्यान रखना, तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते, ये दोनों तरफ को आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बड़ी होती है। तो मेरे भाई ये ए, ये बी, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? एक लाइन है, ठीक। ये क्या है? एक लाइन है। इसके बाद लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? रेखा का एक खंड है, रेखा का एक टुकड़ा है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे आपकी ये रेखा थी दोस्तों, ये क्या थी? एक रेखा थी। इसके अगर दो बिंदु ले लें, अंत बिंदु, तो ये आपका जो बनेगी, ये आपकी जो बनेगी, ये कहलाएगा आपका क्या? लाइन सेगमेंट, रेखा का खंड, रेखाखंड। तो ये आपका क्या है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। किरण, एक रेखा का, अच्छा
इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, नो एंड पॉइंट। इसका टू एंड्स पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स, इसके कितने एंड पॉइंट हैं? टू एंड पॉइंट्स। अब बात करते हैं रे। एक रेखा का वह भाग जिसका एक एंड पॉइंट हो किरण कहलाता है। तो मेरे भाई एक एंड पॉइंट और एक फ्री पॉइंट, एक एंड पॉइंट और एक फ्री पॉइंट, तो यहां पर इसका एक अंत बिंदु होता है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। तो मेरे भाई यहां पर ये क्या है आपका? ये क्या है? रे है। इसका ओनली वन एंड पॉइंट है, एक अंत बिंदु है और एक फ्री पॉइंट है, ठीक। तो ये क्या है आपका? रे है। इसके बाद बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं या समानांतर या अप्रतिच्छेदित रेखाएं। एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब एक तल पर जो दो रेखाएं बनी हो अलग अलग, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कब? यदि उनमें कोई भी बिंदु कॉमन ना हो, मतलब वो कभी भी मिले ना, चाहे वो कितनी भी दूरी तक बढ़ाई जाए। पैरेलल और नॉन इंटरसेक्ट जो है लाइंस, टू डिफरेंट लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ नो एंड पॉइंट्स इन इट, इफ नो पॉइंट्स इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑन देम। मतलब बेसिकली ये है, नो मैटर हाउ मच दे आर एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। तो बेसिकली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब आपस में दोस्तों ये कभी भी मिलेंगी नहीं। यहां पर जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे ये है आपका, ये दो रेखाएं हैं, इनको आप कितना भी बढ़ा लो ये कभी भी मिलती नहीं है, है ना। ये कभी भी क्या होंगी? मिलेंगी नहीं, कितना भी आगे तक इनको बढ़ा लो। तो ये क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? सेम होती है। जो डिस्टेंस यहां पर होगी वही डिस्टेंस कहीं भी, हमेशा इनके बीच की दूरी सेम रहती है। ये आपस में कभी मिलती नहीं है, पैरेलल लाइन। तो मेरे भाई जैसे यहां पर अगर मैं रेखा को रिप्रेजेंट करूं, रेखा ए बी, तो रेखा ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से। रेखा ए बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी रेखा ए बी हो गई, ठीक। रेखा ए बी, ये इस तरीके से रेखा ए बी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन सेगमेंट को। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक। रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये आपका ए बी और ये आपका सी डी, ठीक है। दो ये रेखाएं हैं ए बी और सी डी, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के। अब ये बात आती है एंगल की। एंगल क्या होता है? देखो एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। यदि दो रेखा खंडों या किरणों का एक अंत बिंदु हो, दो रेखा खंडों या किरणों का एक अंत बिंदु हो, तो इससे बनी जो शेप होती है वो कोण कहलाती है। इफ टू लाइन सेगमेंट्स और रे हैव द सेम एंड पॉइंट, बेसिकली यहां पर इस तरीके से देखो, देखो तो यहां पर ये इनका क्या है? एक एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट हो रहा है, ठीक। चाहे दो रे ले लो, ये चाहे रे ले लो, दो किरण ले लो, चाहे दो आपका रेखाखंड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे दो रेखाखंड ले लो, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो,
एक दोनों का एंड पॉइंट है, ठीक, एक एंड पॉइंट है, तो इस तरीके से जो शेप बनेगी वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। इसका क्या नाम है, जैसे ए बी सी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंगल ए बी सी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वो बीच में, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका शीट्स कहलाता है, वर्टिक्स कहलाता है। तो ये सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब टाइप्स की बात करेंगे, एंगल्स के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ एंगल्स, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। देखो न्यून कोण क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि वह एंगल, ऐसा एंगल जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो। ये आपका 90 डिग्री से जो कम होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वो आपका क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे आपका 60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है, यानी न्यून कोण कहलाता है। तो ये वाला आपका न्यून कोण हो जाएगा, ठीक। राइट एंगल, समकोण, तो यहां पर ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, ये आपका क्या कहलाता है, आपका राइट एंगल कहलाता है, समकोण। तो ये आपका क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, समकोण, है ना, क्या कहलाएगा, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज, देखो ये 90 से कम है, ये 90 का है, और 90 से ज्यादा, इस तरीके से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से जो ज्यादा हो, जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, आपका अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। तो बेसिकली इसको आप चाहे ऐसे लिख लो कि एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वो आपका कहलाता है अधिक कोण, ठीक, अधिक कोण। क्लियर है सभी को। स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण, यानी ये वाला जो एंगल होता है, ये जब 90 के बराबर हो, सॉरी 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मतलब ये क्या है, सरल रेखा पर बना कोण क्या कहलाता है, आपका सरल कोण या ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो जो 180 डिग्री का है ये आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। रेफ्लेक्स एंगल है ना, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो बेसिकली ये आपका जिसकी माप 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल। तो मेरे भाई ये ऐसा एंगल जो आपका 180 डिग्री से तो ज्यादा हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला एंगल, ये वाला क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो न्यून कोण 90 से कम, समकोण, न्यून कोण एक्यूट एंगल 90 से कम, समकोण राइट एंगल 90 के एग्जैक्ट इक्वल, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आपका आ गया जो है सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण, जो आपका पूरा 180 का हो। उसके बाद आ गया आपका स्ट्रेट एंगल के बाद आ जाएगा आपका क्या, स्ट्रेट एंगल के बाद आ जाएगा आपका जो है प्रतिवर्ती कोण, यानी आपका रिफ्लेक्स एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 से ज्यादा और यहां पर 360 से कम, तो ये रिफ्लेक्स एंगल। और फाइनली आपका ये आता है कंप्लीट एंगल, यानी आपका ये आता है संपूर्ण कोण। ये कैसे बनाओगे,
ये ऐसे बनता है। ठीक, ये आपका ऐसा एंगल जो पूरा 360 डिग्री का होता है, ये आपका कहलाता है आपका संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई कुछ टर्म्स हैं जो आपके एंगल से रिलेटेड हैं, जो आपको आने चाहिए, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें आपने सब बचपन में पढ़ी हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझो जैसे रिवाइज कर रहे हैं, हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। टर्म्स रिलेटेड टू एंगल, कोण से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, जैसे मेरे भाई आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोण। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, पूरक या कोटि पूरक भी बोलते हैं मेरे भाई, कोटि पूरक भी बोलते हैं। जैसे यदि दो एंगल्स की जो है टोटल जो उनकी वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी तो उनको क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 40 और 50, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, 40 और 50 ये एक दूसरे के क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। या अगर मैं कहूं 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 50 होगा, 50 का 40 होगा, या 70 का 20 होगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण। यदि दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आपसे कहूं कि आपका 100 डिग्री और 80 डिग्री, तो ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक हैं। ये क्या है, संपूरक हैं। ये क्या है मेरे भाई, संपूरक कोण हैं। समझ में आ रही है बात आपके? ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण है। एक सेकेंड, चलो मैं पहले पढ़ा देता हूं, फिर उससे रिलेटेड बाद में कराऊंगा। पहले बेसिक सारे मैं बता दूं, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, अगला है दोस्तों एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? हा? नहीं नहीं, मतलब बता दूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं? दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो। मैंने आपको एडजेसेंट साइड्स बताए थे ना, एडजेसेंट साइड्स बताए थे, ऐसे ये क्या है, आसन्न कोण। दो एंगल्स आसन्न एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं ये आपका देखो दो एंगल हैं, एंगल पी ओ क्यू, एंगल क्यू ओ आर। तो ये दोनों क्या है, एंगल पीओ क्यू और एंगल क्यू ओ आर दो एडजेसेंट एंगल हैं। इनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कॉमन वर्टिक्स है ये। तो ये आपके दोनों क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, आसन्न कोण। और ये जो भुजा है इसे कहते हैं आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, कॉमन साइड है। तो दोस्तों यहां पर ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। ठीक, तो समझ में आ गई बात आपके ये। इसके बाद आपका आता है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? रेखीय युग्म कोण। एक ही रेखा पर बने एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर जितने भी एंगल बनेंगे ना इस तरीके से, ये सब, इन सबको आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। इन्हें कहते हैं रेखीय युग्म कोण। तो दो कोणों जिनकी भिन्न भिन्न भुजाएं
है ना, दो विपरीत किरणें हो, रेखीय युग्म कहलाते हैं। बेसिकली आपको जो मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर ये क्या है, एक ही रेखा पर जो बने कोणों का योग होगा वो 180 होगा। इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, लीनियर पेयर एंगल्स। आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, दो एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के युग्म हो। बेसिकली यहां पर मैं आपको बताऊं, आपका जैसे दो आपकी इस तरीके से आपका सेगमेंट है या रे हैं, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ये बराबर भी होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं, है ना। ध्यान रखना, इसके लिए दोनों ये आपकी स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं ये वाले क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये इसके नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। दोनों लाइन का होना, स्ट्रेट होना बहुत ही जरूरी है। तो ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब क्या होता है, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। देखो परपेंडिकुलर, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं यदि इनके बीच का एंगल 90 हो। तो यहां पर बेसिकली रेखा ए बी और सी डी यहां पर समझा रखा है, रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे पर लंब है, यानी सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, तो सी डी परपेंडिकुलर ए बी, इसका मतलब क्या है कि सी डी ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर इस तरीके से वही चीज यहां पर दर्शाई गई है, ठीक। तो ये भी सिंपल सी चीज है। आगे देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा परपेंडिकुलर जो किसी रेखा को, रेखाखंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। ऐसा लंब, ऐसा परपेंडिकुलर जो किसी रेखा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे रेखाखंड को, वो आपका क्या कहलाता है, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा परपेंडिकुलर जो रेखा को दो बराबर भागों में बांट दे, वो आपका लंब समद्विभाजक कहलाता है। एंगल बाइसेक्टर, ऐसी जो एक रे, ऐसी एक रे या ऐसा एक सेगमेंट, ऐसी एक रेखा जो किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये एंगल बाइसेक्टर। यहां पर ये क्या है, एंगल कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। यहां पर देखिए सभी साथी, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं की भिन्न भिन्न भुजाओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा, यहां पर एक रेखा यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक आपकी ये रेखा है, एक रेखा आपकी ये है, ठीक, तो ये आपकी एक तिर्यक रेखा होगी। देखिए ये एक तिर्यक रेखा है ना, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी तिर्यक रेखा, ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो यहां पर एक बिंदु पर इसे काटी, इस रेखा को इस बिंदु पर इसे काटी। तो यही कह रहा है, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया कोण जो है वो आपका तिर्यक, यहां पर, तो ये आपका तिर्यक रेखा आपकी कहलाती है, ठीक है। इसको अभी हटा दो, ये आपकी क्या है,
हम्म। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। चलिए अब मेरे भाई यहां पर देखो, अगर PQ एक तिर्यक रेखा है, PQ एक तिर्यक रेखा है और ये दो यहां पर रेखाओं को काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर, तो मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं, ध्यान से देखना। AB और CD दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है PQ, तो यहां पर टोटल 8 एंगल बनाती है ये तिर्यक जो रेखा होती है वो 8 एंगल बनाती है। कौन कौन से मेरे भाई, ध्यान से देखना। आपका एक तो होता है एक्सटीरियर एंगल, यानी जिन्हें कहते हैं बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं यहां पर, बाहर वाले, जैसे आपका ये 1 2 7 8, तो ये क्या है 1 2 7 8 बाहर के कोण। एक्सटीरियर एंगल्स ये बाहर वाले जोड़, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतः कोण 4 5 3 6। तो बाहर वालों को एक्सटीरियर और अंदर वालों को इंटीरियर बोलते हैं। तो 3 4 5 6 कैसे हैं, ये आपके अंतः कोण है। समझ में आ रही है बात। इसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। संगत कोण किसे बोलते हैं, जो तिर्यक रेखा के एक साइड वाले कोण होते हैं। ठीक, एक साइड वाले कोण जिसमें एक एक्सटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा, वो करस्पॉन्डिंग। एक साइड वाले देखो तो ये एक संगत है 5 के, 1 और 5। ऐसे ही 2 संगत है 6 के, 2 और 6। ऐसे ही 4 संगत है 8 के, ऐसे ही 3 संगत है 7 के। तो ये करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग। देखो 2 और 6, 2 और 6 है ना, 3 और 7, 1 और 5, 4 और 8। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतः कोण। मेरे भाई देखो, इन दो रेखाओं के जो आपके अंतः कोण, एक ये वाला और ये वाला, अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये है, अल्टरनेट इंटीरियर, इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये है। क्या है ये, आपका एकांतर अंतः कोण। ऐसी एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं, एकांतर बाह्य कोण। जैसे आपका ये वाला बराबर इस, मतलब अभी बताऊंगा, बराबर नहीं होगा, वो पैरेलल लाइंस में होता है। यहां पर एक का जो है आपका एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण ये है, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसका ये 2 8 1 7, तो ये आपके दोस्तों संगत कोण। दोबारा से देख लो, ये संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एकांतर कोण, ये आपका एकांतर कोण हो गए, अंतः वाले, अंदर वाले, ये बाहर वाले, है ना, बाहर वाले। तो ये आपका, इसके बाद होता है आपका मेरे भाई, यहां पर ये तो अच्छा पीछे ही दे दिया था वो। इसके बाद यहां पर अभी कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण जो अभी बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 5 7 6 8। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे यहां पर 2 पैरेलल लाइंस हैं, यहां पर 2 पैरेलल लाइंस हैं, AB और CD। AB और CD दोस्तों 2 पैरेलल लाइंस हैं। अब यहां पर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। तो इसमें समांतर रेखाओं की तिर्यक AB और CD अगर पैरेलल हैं, तो ये जो संगत कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूं, संगत कोणों की बात करूं, तो ये वाले सभी एंगल्स क्या होते हैं, समान होते हैं।
अगर दो रेखाएं एक दूसरे से पैरेलल हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ऐसे ही आपका एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद आपका एकांतर कोण, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण, अब जैसे अंतः एकांतर कोण, एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 5 के, तो ये आपके एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसी बाह्य एकांतर कोण, एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 7 के, एंगल जो है 2 इक्वल टू होगा एंगल 8 के, तो ये बाह्य एकांतर कोण है। बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए आपके, अल्टरनेट एंगल हो गए, और शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण की बात करें, शीर्षाभिमुख कोण ये भी आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, तो इसमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों, इसमें आएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के, ऐसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के, है ना, ऐसे ही आपका एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 के, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 के। तो मेरे भाई ये आपका हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये सारे एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, आपस में कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। एक सेकंड, मुझे पीडीएफ लगानी है, 1 मिनट पीडीएफ लगा लूं, पीडीएफ। तो जो चीजें मैंने बताई हैं उनसे रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब दो लाइन ये पैरेलल है, ठीक है, पीडीएफ लगा लेता हूं पहले, 1 मिनट उसको हाइड कर देना। हाँ, 1 सेकंड रुक जाओ आप लोग, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकना, ठीक है, अंधेरा किया है मैंने, इसको पीडीएफ को लगा लूं मैं। ठीक है ब्रो, लगा दी, हटा दो, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, दो लाइन अगर ये पैरेलल हैं तो ये वाले जो एंगल होंगे, एंगल 4 और एंगल 5, इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होता है। एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4, ये दोनों कोण संपूरक होते हैं, है ना, ये दोनों कोण कैसे होते हैं, आपके संपूरक होते हैं, 180 डिग्री होता है इनका एंगल का सम। एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ऐसी एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी, इनका भी सम क्या होता है, 180 होता है। इसको कहते हैं अंतःकोण संपूरक होते हैं, है ना, जो इंटीरियर एंगल होंगे ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन दोनों का सम क्या होता है, आपका 180 होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी यूज होगा। अच्छा, तो जो बातें बताई गई हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोला गया है
कि यदि इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, यदि थीटा का संपूरक कोण थीटा के संपूरक कोण के पूरक कोण का 3 गुना है। एक मिनट, इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज थ्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पर बेसिकली ये कहना चाह रहा है इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, इसको अलग करो, गलत लैंग्वेज लिखी हुई है, इस सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज थ्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, एक को आप अलग कर लो। इसको स्किप कर दो, क्वेश्चन को, लैंग्वेज ही गलत लिखी हुई है। यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है ना, निम्न में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है x इक्वल टू 15 देन 4x प्लस 10 एंड x प्लस 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यदि x की वैल्यू 15 है तो 4x प्लस 10 और x प्लस 5 ये एक दूसरे के पूरक होंगे। तो x की वैल्यू यहां पर अगर मैं 15 रखूं, x की वैल्यू 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 चौका 60 और 10 70, और यहां पर ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 20। तो ये सही बात है, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पूरक हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, पहला ही मुझे सही लग रहा है ना। अगर x की वैल्यू यहां पर क्या रखेंगे, x की वैल्यू 15, 15 चौका 60 और 10 70, और ये क्या हो गया 15 प्लस 5 20, तो पहला ही आपका ये सही हो गया। इफ y इक्वल टू, देखो अगला वाला y इक्वल टू, अच्छा इसमें ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, तो पहला तो सही है, आगे पढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर कह रहा है y इक्वल टू 14 देन 5 बाई प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 14 पंजे 70 और 2 72, 14 पंजे 70 और 2 72, और 14 सत्ते 98 और 10 आर सप्लीमेंट्री। 98 और 10 कितना हो जाएगा 108, तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 108, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कितना 108, ये तो आ गया 72, ये आ गया 108, तो ये क्या है सप्लीमेंट्री है बिल्कुल। 72 और 108 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो यहां पर दोनों ही सही है, सी ऑप्शन पे टिक लगेगा। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, तो यहां पर क्या है दोनों ही सही हैं। देखो और आगे देखते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर बोल रहा है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। ठीक है, एक एंगल की जो वैल्यू है वो लेस देन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, तो वो कितना होगा। तो बेसिकली यहां पर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर ऑप्शन से करना चाहो, या फिर आप अल्फा और बीटा मान लो, दोनों एंगल का यहां पर सम है कितना 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं वो कोटि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनका योग 90 होगा, और उनका डिफरेंस दे रखा है कितना 18, डिफरेंस दे रखा है 18। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों, कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उनका सम कितना होगा 90 होगा, और डिफरेंस कितना दे रखा है 18। ठीक, तो आपको पता है कि अगर यहां पर दो एंगल्स दे रखे हैं, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है प्लस प्लस वाले टर्म की, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, दोनों को जोड़कर आप क्या कर देते हैं आधा, 54 डिग्री। अगर प्लस माइनस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों के अंतर का आधा कर देते हैं, दोनों के
आप डिफरेंस का आधा कर देते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहां पर 72/2 कितना आ जाएगा, ये 36। तो यहां पर आंसर में 36 ऑप्शन में है, तो ये टिक लगा देंगे, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए बेटा, ये रेलवे के लिए ही है। जैसे ये देखिए यहां पर किसी कोण का संपूरक कोण, ठीक है, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 7 गुने से 20 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, आपका सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो 20 डिग्री मोर देन 7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। तो यहां पर कह रहा है कि आपका मूल कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा। मतलब यहां पर इसने वो एंगल नहीं पूछा, उसका आपको कोटिपूरक कोण निकालना है। तो पहले तो वो एंगल निकाल लो जो आपका वो ओरिजिनल एंगल है। तो किसी कोण का संपूरक कोण, तो मान लिया वो आपका ओरिजिनल एंगल कितना है, ओरिजिनल एंगल में मान लेता हूं, ओरिजिनल एंगल है थीटा। ओरिजिनल एंगल कितना है, थीटा। तो किसी कोण का संपूरक कोण, तो थीटा का संपूरक कितना हो जाएगा आपका, थीटा का संपूरक हो जाएगा आपका इतना 180 माइनस थीटा। तो किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 7 गुने से 20 डिग्री ज्यादा है, ये इसने क्वेश्चन में बोला है। यही तो बोला है मेरे भाई, किसी कोण का जो संपूरक कोण है वो सप्लीमेंट्री एंगल है उसके 7 टाइम्स से 20 ज्यादा है। तो यहां पर आपका थीटा इधर चला जाएगा तो 8 थीटा हो जाएगा, 20 इधर 160, तो यह आ जाएगा आपका 20। थीटा का मान 20। अब इसने पूछा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो मूल कोण का कोटिपूरक, तो कोटिपूरक क्या होता है 90 माइनस 20 यानी 70, क्योंकि कोटिपूरक का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका योग कितना हो 90 हो। तो यहां पर ये आएगा दोस्तों, सिंपल है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आइए देखिए और इस तरीके के क्वेश्चन। भाई ये पूछता है क्वेश्चन, यार पोल में कुछ ना कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वरना मैं पोल लगा लेता, है ना। आओ देखो सभी लोग, तो यहां पर देखिए, यहां बोल रहा है एंगल ए का संपूरक कोण 12x प्लस 6 डिग्री है, और संपूरक, संपूरक का मतलब आपका यहां पर सप्लीमेंट्री कोण ए का संपूरक कोण दे रखा है 12x प्लस 6 और कोटिपूरक दे रखा है 2x। तो ए का मान क्या होगा बता सकता है कोई, करके देखो आप इस क्वेश्चन को। ए का संपूरक, ए का संपूरक होगा कितना 180 माइनस ए, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, वो दे रखा है आपका इतना, और कोटिपूरक ए का कितना दे रखा है 2x, यही तो है। तो यहां पर ए का मान बताना है कितना होगा, करके देखो आप लोग क्या आंसर आएगा, कोशिश करो सभी साथी। कितना आंसर आएगा, कुछ भी नहीं है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है बस, दो इक्वेशंस को क्या करना है सॉल्व करना है। आज ये थोड़ा सा पीपीटी में आप ये जो एरर देख रहे हो ना, क्योंकि एक्चुअल में आज मुझे लगा आपको एलजेब्रा पढ़ाना है, तो आज ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी सी। मुझे लगा आज एलजेब्रा पढ़ाना है, मैंने बिल्कुल 5 मिनट पहले देखा कि ज्योमेट्री पढ़ाना है। तो ज्योमेट्री वाली फाइल जो है मेरी, वो जो मैं आपके लिए आज लाया था वो एलजेब्रा वाली फाइल लाया था। अब ये मैंने बहुत इंस्टेंट आपको बनाई है ये मैंने, तो इसलिए कुछ इसमें ये टेक्निक मतलब टाइपिंग एरर हो रही है, कल से ये नहीं होगी, ठीक है। आइए देखिएगा सभी लोग,
तो यहां पर देखो ए का संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहां से आप एक काम करिए, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो 6 इधर ले आओ, 174। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और कोटि पूरक, ए का कोटि पूरक 2x है, तो ए का कोटि पूरक कितना है? 2x। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई 2 से करके घटा दे, वो 2 से नहीं 6 से मल्टीप्लाई करके घटा देता हूं, ठीक। 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 6 निम 54। 540 में से आपका 174 जाएगा, तो ये आएगा आपका कितना? ये आ जाएगा आपका 6 और 13, आपका 6 आ गया, 13 में से 7 गया और 4 में से 1 गया 3, 366 माइनस का 366 आएगा, क्योंकि ये 540 होगा, है ना। और ये हो जाएगा कितना? 6a। तो 6a ये प्लस का हो जाएगा, घटाएंगे ना, तो 6a हो जाएगा, प्लस का 6a में से a गया तो 5a हो जाएगा, ये 5a। तो यहां पर 12x घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो मेरे भाई ये आएगा 0। तो 5a बराबर इतना आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 सत्ते 35, और ये कितना बचा? 1, 5 तियां 15, 5 दूनी 10। a की वैल्यू आएगी आपकी ए ऑप्शन, a की वैल्यू ए ऑप्शन आ जाएगी, डी नहीं बेटा, ए आएगी ना तान्या। देखो सिंपल कैलकुलेशन ही तो करनी है, ए आएगा ना, है ना, ए आएगा, ए। तो ये समझ में आ रहा है, आप कर लोगे ना इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जैसे ये क्वेश्चन है, इसको और करिए, सभी लोग कर लोगे ना, समझ में तो आ ही गया। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, कोण x का संपूरक कोण, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल x का सप्लीमेंट्री कितना होगा आपका? ये होगा, उसके कोटि पूरक कोण के 3 गुने से 50 डिग्री अधिक है, उसके कोटि पूरक के 3 गुने से 50 डिग्री ज्यादा है, ये इसने बोला है, ठीक। तो यहां पर कोण x का संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा, ये कह रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे सिंपल, संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह आ जाएगा कितना? 9 तियां 27, 9 तियां 27, 270, 270 और 50, 320, 320 और ये 180 इधर आ गया, माइनस 180। 3x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x में से x जाएगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी? 70, x की वैल्यू 70। अगर मैं x का जो है सप्लीमेंट्री एंगल 70 का सप्लीमेंट्री निकालूं, 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये आएगा कितना? 110। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूं इसका, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? 20। इन दोनों का योग पूछा है, तो इन दोनों का योग है कितना? 130 डिग्री, 130 डिग्री है, कितना है? 130 डिग्री। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी हाँ बिल्कुल कनेक्ट ठीक है। तो बाकी कल हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको चीजें रिवाइज करनी है, जो आपने बचपन में पढ़ी होंगी, तो हो सकता है आप भूल गए हो, तो बस उनको रिवीजन करना है ना। थोड़ी बहुत थ्योरम होंगी इनमें, तो आपको रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं है। बहुत ही आसान है और कोई इतना टिपिकल नहीं आता है एडवांस मैथ्स रेलवे में, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।